हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी प्रथम प्रश्न पत्र। आज हमारा जो है 5वीं वीडियो है। इससे पहली वीडियो जो हमारी थी वो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको जाकर के आप जरूर देखें। और इसमें हम दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न कवर करने वाले हैं। और जो प्रश्न क्या है कि अपक्षय किसे कहते हैं या फिर अपक्षय क्या होता है, अपक्षय के कितने प्रकार होते हैं और अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलते हैं, देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि अपक्षय किसे कहते हैं। क्या है दोस्तों, अपक्षय किसे कहते हैं? तो उसको आप कह सकते हैं कि चट्टानों के अपने ही स्थान पर, ठीक है ना, चट्टानों के अपने ही स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? अपक्षय। यानी जब चट्टान अपने ही स्थान पर टूट फूट कर बिखर जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? हम अपक्षय कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा गया है, इस प्रकार अपक्षय एक स्थितिज क्रिया है जिसमें पदार्थों का परिवहन सम्मिलित नहीं है। दोस्तों, इसमें पदार्थों का परिवहन नहीं होता है, ठीक है ना, मतलब अपने ही स्थान पर टूट फूट होती है। ठीक है, आगे दिया गया है, देखें लोबेक के अनुसार देखते हैं हम कि शैल विघटन तथा अपघटन की प्रक्रियाएं जो होती हैं वो अपक्षय कहलाती हैं। शैल विघटन तथा अपघटन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपक्षय कहलाती है। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस बार हम एक और देख लेते हैं प्रोफेसर के अनुसार। क्या है? प्रोफेसर सबिंद्र के अनुसार, ठीक है ना, किसके अनुसार? प्रोफेसर सबिंद्र के अनुसार हम देखते हैं। तो देखिए लिखा गया है कि अपक्षय चट्टानों के टूट फूट की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत, अपक्षय चट्टानों के टूट फूट की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पड़कर विदृढ़ होकर अपने ही स्थान पर बिखर कर रह जाती है। यानी कहने का मतलब अपक्षय जो है चट्टानों के टूटने फूटने की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो चट्टानें होती हैं विघटन तथा वियोजन के द्वारा ढीली पड़कर तथा विदृढ़ होकर अपने ही स्थान पर टूटकर बिखर कर रह जाती हैं। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, इसमें दो चीज जिक्र किया गया है, विघटन और वियोजन। इन दोनों को हम देखते हैं होता क्या है। तो देखिए लिखा गया है, उपर्युक्त परिभाषा में दो आवश्यक तत्वों का जिक्र किया गया है। पहला क्या है आपका? विघटन, दूसरा क्या है आपका? वियोजन। दोस्तों, अगर इस प्रकार से आप लिख देते हैं तो 100% क्या है आपका? बढ़िया मार्क इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए, विघटन क्या होता है? देखिए लिखा गया है कि भौतिक क्रियाओं जैसे आपका ताप हो गया, तुषार हो गया, जल हो गया, तुषार यानी पाला ना, जल आदि के द्वारा चट्टानों के ढीले पड़ने को क्या कहते हैं दोस्तों? विघटन कहते हैं। यानी जब भौतिक क्रियाओं द्वारा चट्टानें ढीली पड़ती हैं, टूटती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? विघटन कहते हैं। ठीक है ना। जब भौतिक क्रिया द्वारा चट्टानें ढीली पड़ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? विघटन कहते हैं। अब वियोजन क्या होता है? जब रासायनिक कारकों जैसे आपका ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन आदि के द्वारा चट्टानों के कमजोर होने तथा ढीले पड़ने को वियोजन कहते हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब यह है, जब चट्टानें जो हैं रासायनिक कारकों जैसे आपका ऑक्सीडेशन के द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा, कार्बोनेशन के द्वारा, ठीक है ना, इनके द्वारा जब कमजोर होकर ढीली पड़ जाती हैं तो इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? वियोजन कहते हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। यदि दोस्तों समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और हाँ, पिछली वीडियो जो भी अगर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसको जाकर के आप जरूर देखें। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अपक्षय के प्रकार। तो दोस्तों दिया गया है अपक्षय के कितने प्रकार होते हैं। अपक्षय के प्रकार तो आप कह सकते हैं कि चट्टानों के टूटने के आधार पर, ठीक है ना, चट्टानों के टूटने के आधार पर अपक्षय 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। क्या है? चट्टानों के टूटने के आधार पर अपक्षय 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है आपका? भौतिक अपक्षय, जिसको आंतरिक अपक्षय भी कहते हैं। अगला है आपका रासायनिक अपक्षय और अगला है आपका जैविक अपक्षय। अब एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। भौतिक अपक्षय क्या होता है, इसके कौन कौन से कारक होते हैं, फिर रासायनिक अपक्षय पढ़ेंगे, फिर जैविक अपक्षय पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन याद रखिएगा, बढ़िया से आप लोग पढ़ लेते हैं तो लिखने में आप लोगों को जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। पूरा का पूरा माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, याद हो जाएगा आप लोगों के, आसानी से लिख सकते हैं। चलिए, भौतिक अपक्षय या फिर यांत्रिक अपक्षय क्या है? जब भौतिक क्रियाओं द्वारा, ठीक है ना, जब भौतिक क्रियाओं द्वारा चट्टानों में अपने ही स्थान पर विघटन की क्रिया होती है तब उसे क्या बोलते हैं? भौतिक या फिर यांत्रिक अपक्षय कहते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब भौतिक क्रियाओं द्वारा चट्टानों में टूट फूट होती है तो उसको क्या बोलते हैं? हम भौतिक अपक्षय कहते हैं। ठीक है ना।
भौतिक अपक्षय पे चट्टानें बिना किसी रासायनिक क्रिया से विघटित हो जाती हैं, मतलब इसमें रासायनिक क्रिया का कोई भाग नहीं होता है। और कई ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो चट्टानों के विघटन में सहायक होती हैं, जैसे आपका तुषार हो गया ना, मतलब ताप हो गया, तुषार हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, दाब हो गया, ठीक है ना। ये सारी जो है कारक हैं जो भौतिक प्रक्रिया में मदद करते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं भौतिक या यांत्रिक अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक। तो कह सकते हैं भौतिक या यांत्रिक अपक्षय को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित कारक है। पहला क्या है? सूर्यताप यानी ताप। दूसरा क्या है? पाला यानी तुषार। तीसरा क्या है आपका? वर्षा। चौथा क्या है आपका? पवन। एक आप लोग दाब भी डाल सकते हैं दोस्तों। क्या डाल सकते हैं? दाब अगर डालना हो तो दाब भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। दाब भी है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, एक एक करके देखते हैं सूर्यताप के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सूर्यताप कैसे प्रभावित करता है भौतिक अपक्षय को। सूर्य ताप से दिन में शैलें जो होती हैं गर्म होकर फैलती हैं। सूर्य ताप यानी तापमान से, सूर्य के तापमान से शैलें जो हैं दिन में गर्म होकर फैलती हैं और रात में ठंडक पाकर ना सिकुड़ती हैं। इससे शैलों की ऊपरी परतें जो होती हैं कमजोर होकर चटकने लगती हैं और टूटने लगती हैं तथा दबाव और खिंचाव के कारण उनमें दरारें पड़ जाती हैं और दरारों में क्या हो जाता है? जल भर जाता है और रात्र में भीषण ठंड द्वारा हिमीभूत होकर मतलब हिम में बदलकर, बर्फ में बदलकर जल अपना आयतन बढ़ा लेता है। इस प्रकार चट्टानें चटक जाती हैं। तो आपका क्या होता है? अपक्षय होता है, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए एक बार, जब धूप में गर्मी ज़्यादा होती है ना दिन में, तो उसके बाद धूप की वजह से यानी तापमान, सूर्य के तापमान की वजह से चट्टानें जो होते हैं गर्म होकर फैलती हैं और रात में क्या हो जाती हैं? सिकुड़ जाती हैं। जब फैलने के बाद सिकुड़ेंगी तो उसमें क्या हो जाती हैं दोस्तों? दरारें पड़ जाती हैं ना। शैलों की ऊपरी परतें जो होती हैं कमजोर होकर उसमें चटकने पड़ जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं, टूट जाती हैं। दबाव और खिंचाव के कारण जब उनमें दरारें पड़ती हैं तो उन दरारों में जल भर जाता है। जब दरारों में जल भर जाता है तो रात में ठंडी हो जाता है वो जल। जब ठंडा हो जाता है तो ठंडा होने के बाद अपना आयतन बढ़ा लेता है। इस प्रकार से चट्टानें टूट फूट जाती हैं। आपका क्या होता है? अपक्षय होता है। अब हम देखते हैं कि पाला यानी तुषार किस प्रकार से आपको प्रभावित करता है, ठीक है ना। देखिए, बड़े बड़े गड्ढों या दरारों में जल भर जाता है। रात्रि में बहुत अधिक ठंड होने से जल हिम में परिवर्तित हो जाता है। यानी जब रात में ठंडियाँ होती हैं तो जल जो होता है काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। जब उसका आयतन बढ़ता है और दिन में पुनः पिघल जाता है, इस क्रिया के लगातार होने से चट्टानों में दरारें चौड़ी हो जाती हैं जिनसे अपक्षय होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी ठंडी के मौसम में बात हो रही है, पाला वगैरह जब कोहरा वगैरह पड़ता है ना, तो यानी जब बड़े बड़े जो दरारें होती हैं, गड्ढे होते हैं, उसमें जल भर जाता है, ठीक है ना। उसके बाद रात जब होती है तो रात के समय में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तापमान बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है। इसकी वजह से जल जो होता है बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है और बर्फ़ में परिवर्तित होके तो उसका आयतन बढ़ जाता है। फिर जब सुबह मतलब धूप निकलती है दिन में, फिर क्या होता है? पुनः पिघल जाता है। पुनः पिघलने के बाद मतलब पिघलता रहता है, फिर आयतन बढ़ता रहता है। इस प्रक्रिया के बार बार होने से, लगातार होने से चट्टानों में जो दरारें होती हैं वो चौड़ी हो जाती हैं जिनसे अपक्षय आपका होता है, ठीक है ना। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम वर्षा किस प्रकार से प्रभावित करता है। गर्मी के दिनों में अत्यधिक ताप से पृथ्वी लगभग सभी चट्टानें फैल जाती हैं। अचानक रात्रि के समय वर्षा होती है तो शैल ठंडी होकर सिकुड़ती है। इस क्रिया से वह होती हैं क्या? चटक जाती हैं। उत्तरी अमेरिका में टेक्सास राज्य में यह क्रिया बहुत होती है, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। वर्षा प्रभावित करता है। अगला देखते हैं दोस्तों हम पवन क्या कह रहा है कि पवन अपक्षय एवं अपर्दन का एक महत्वपूर्ण साधन होती है। तीव्र पवन के झोंके बालू के मोटे मोटे कण से साथ लेकर चलती हैं। यानी जब पवनें चलती हैं तो उसमें बालू के ढेर सारे कण होते हैं, ठीक है ना। और जब शैलों से कण टकराते हैं तो उन्हें घिस देते हैं। इस प्रकार निरंतर घिसाव की क्रिया होने से ना शैलों का विखंडन हो जाता है, तो उसके बाद अपक्षय आपका होने लगता है। पवन जो होता है अपघर्षण के द्वारा, सन्निघर्षण के द्वारा और अपवाहन के द्वारा यह क्रिया करती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। यानी घिसावट की जो क्रिया होती है इसके द्वारा होती है। अब हम देख लेते हैं रासायनिक अपक्षय क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, जब रासायनिक क्रियाओं द्वारा चट्टानों में अपने ही स्थान पर टूट फूट की क्रिया होती है तब उसे क्या कहते हैं दोस्तों? रासायनिक अपक्षय कहते हैं। याद रखिएगा, जब रासायनिक क्रियाओं द्वारा चट्टानों में अपने ही स्थान पर टूट फूट की क्रिया होती है तब उसे रासायनिक अपक्षय कहते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे कहते हो कि जब कह सकते हो आप कि जब रासायनिक क्रियाओं द्वारा चट्टान अपने ही स्थान पर टूट फूट जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक अपक्षय कहते हैं, ठीक है।
अब देखिए, इतना देने के बाद अगर इसको देते हैं दोस्तों तो थोड़ा एक्स्ट्रा उसमें हो जाता है ना, कि चट्टानों के तत्व रासायनिक तत्वों के साथ मिलकर क्रिया करते हैं, ठीक है ना, जिससे उनमें अपक्षय होता है। अर्थात ऑक्सीजन, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि गैसें जो हैं रासायनिक अपक्षय का महत्वपूर्ण साधन है। और जो रासायनिक अपक्षय होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सेलों के संगठन एवं संरचना में परिवर्तन होता है तो सेलें टूट जाती हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम रासायनिक अपक्षय के कारक पढ़ते हैं। कारक कौन कौन से होते हैं? तो रासायनिक अपक्षय के कारक निम्नलिखित हैं दोस्तों। क्या है? ऑक्सीकरण है, कार्बनीकरण है, जलयोजन है, घोलीकरण है, ठीक है ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, एक एक के बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सीकरण क्या होता है? जब ऑक्सीजन द्वारा सेलों पर होने वाले प्रभाव को, यानी ऑक्सीजन के द्वारा सेलों पर होने वाले प्रभाव को क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑक्सीकरण कहते हैं। इस क्रिया में जल तथा वायु में मिली हुई ऑक्सीजन लौह युक्त चट्टानों को ऑक्साइडों के रूप में, ठीक है ना, लौह युक्त चट्टानों को ऑक्साइडों के रूप में बदल देती हैं और लोहे को जंग लग जाता है। इस प्रकार लौह युक्त चट्टानें भुरभुरी होकर नष्ट हो जाती हैं और सेलों में रंग की भिन्नता भी ऑक्सीकरण क्रिया के कारण ही होती है। याद रखिएगा, जब ऑक्सीजन के द्वारा सेलों पर जो प्रभाव पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। और इस क्रिया में होता क्या है? जल तथा वायु में मिली हुई ऑक्सीजन जो होती है, ठीक है ना, जल तथा वायु में मिली हुई जो ऑक्सीजन होती है, लौह युक्त लोहे से जो चट्टानें बनी होती है जिसमें लोहा होता है, जिन चट्टानों में, उसको ऑक्साइडों के रूप में बदल देती हैं और लोहे में क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। तो इस प्रकार जो लौहपूर्ण चट्टानें होती हैं, लौह युक्त चट्टानें होती हैं, वो भुरभुरी होकर नष्ट हो जाती हैं, ठीक है ना। इससे आपका क्या होता है? अपक्षय। और जो सेलों में रंग में भिन्नता पाई जाती है वो ऑक्सीकरण के कारण ही होता है, ठीक है ना। चलते हैं अगला पढ़ते हैं। अगला क्या है हमारे दोस्तों? कार्बनीकरण क्या होता है? देखिए, जब जल में घुला हुआ कार्बन चट्टानों पर प्रभाव डालता है तो उसे, तो नहीं दोस्तों, तो है ना, तो उसे कार्बनीकरण कहते हैं। याद रखिएगा, जब जल में घुला हुआ कार्बन चट्टानों पर प्रभाव डालता है तो उसे कार्बनीकरण कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी के साथ क्रिया कर कार्बनिक अम्ल को उत्पन्न करती है। यह अम्ल सेलों में पाए जाने वाले चूने के अंश वाले चट्टान को घोल देता है, यानी जो चट्टानें चूड़ युक्त होती हैं, जिसमें चूना होता है, उसको घोल देता है, जिससे होता क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इस प्रकार सेलों का संगठन निर्बल पड़ जाता है तथा वे घुलकर टूट जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। जलयोजन क्या होता है? जब हाइड्रोजन गैस जल में मिलकर चट्टानों का अपक्षय करती है तब उस क्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? जलयोजन बोलते हैं। याद रखिएगा, जब हाइड्रोजन गैस जल में मिलकर, ठीक है ना, जब हाइड्रोजन गैस जल में मिलकर चट्टानों का अपक्षय करती है तब उस क्रिया को क्या बोलते हैं? जलयोजन कहते हैं। इस क्रिया में क्या होता है? जल में हाइड्रोजन गैस उपस्थित रहती है, तो सबको पता है, ठीक है ना। जैसे ही यह गैसों के संपर्क में आती है, ठीक है, जैसे यह गैस सेलों के संपर्क में आती है उन पर अधिक दबाव पड़ता है, जिसके कारण उनमें उपस्थित खनिज, जो खनिज के लवण होते हैं वो चूर चूर हो जाते हैं तथा सेले का अस्तर जो होता है उखड़ने लगता है, सेलें टूटने फूटने लगती हैं। इस वजह से उसमें आपका क्या होता है? अपक्षय होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं घोलीकरण क्या होता है, ठीक है ना। घोलीकरण देखिए कि वर्षा का जल जो होता है लवण युक्त होता है, पता है उसमें आप लोगों को, वर्षा का जो जल होता है लवण युक्त होता है। ये लवण सेलों को अपने में घोल लेते हैं, ठीक है ना। जल में घुले हुए पदार्थों के साथ बहाकर ले जाता है, अत्यंत स्थानों पर जमा कर देता है, जिससे सेलों में विखंडन उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यह क्रिया बहुत तेजी से होती है। याद रखिए, घोलीकरण, वर्षा का जल जो होता है लवण युक्त होता है। ये लवण सेलों को क्या करते हैं? अपने में घोल देते हैं और घुले हुए पदार्थों को अपने साथ बहाकर ले जाते हैं, ठीक है ना, ले जाकर अन्यत्र स्थानों पर जमा कर देते हैं, जिससे सेलों में विखंड उत्पन्न हो जाता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यह क्रिया बहुत तेजी से होती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं भैया आपका जैविक अपक्षय क्या होता है। आई होप आपको उतना समझ में आया। अगर वीडियो समझ में जरा से भी आ रही है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को क्या करना है? शेयर करना है, ठीक है ना। चलिए, ताकि पता चले जिसके काम आ सके उसको आप जरूर शेयर कर दीजिए इसको। चलिए, है यहाँ क्या कि जैविक अपक्षय किसे कहते हैं? तो क्या कह सकते हैं आप?
जब जैविक क्रियाओं द्वारा चट्टानों में टूट फूट की क्रिया होती है तब उसे जैविक अपक्षय कहते हैं। जब जैविक क्रियाओं द्वारा चट्टानों में टूट फूट की क्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जैविक अपक्षय कहते हैं। इस अपक्षय की क्रिया में जैविक तत्वों का सहयोग रहता है, जैसे मनुष्य जैविक तत्व हैं, और आपके जीव जंतु तथा वनस्पति द्वारा किया गया अपक्षय जो होता है आपका जैविक अपक्षय कहलाता है। अब हम जैविक अपक्षय के कारक देख लेते हैं। तो जैविक अपक्षय को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो निम्नलिखित कारक हैं। जैसे कौन कौन सा? आपका जीव जंतुओं द्वारा आपका जैविक अपक्षय होता है, ठीक है ना। पौधों द्वारा आपका जैविक अपक्षय होता है, मनुष्यों द्वारा आपका जैविक अपक्षय होता है। अभी लोग जैविक अपक्षय करते कैसे जरा देख लीजिए। अब हम देखते हैं पहले जीव जंतु वाला, ठीक है ना। जीव जंतुओं के द्वारा देख लिया गया है। अनेक जीव जंतु जैसे आपका लोमड़ी हो गया, गीदड़ हो गया, केचुआ हो गया ना, दीमक, बीजू, सोहू आदि जो होते हैं शैलों में यानी चट्टानों में बिल बनाकर रहते हैं। उनके द्वारा खुदी हुई जो मिट्टी को होता है जल वायु हिमानी बहाकर ले जाती है, जिससे शैलों का अपक्षय होता है, ठीक है ना। किंतु जीव जंतु जो होते हैं, जीव जंतुओं द्वारा भौतिक तथा रासायनिक दोनों ही प्रकार के अपक्षय हो सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? पौधों द्वारा कैसे अपक्षय होता है आपका, ठीक है ना। देखिए पेड़ों की जड़ें जो होते हैं, पेड़ों की जड़ें शैलों के नीचे बढ़कर इनमें दरारें पैदा करते हैं। यानी जब पेड़ आप जमीन पे लगाते हैं तो उनकी जड़ें नीचे नीचे जाती है ना, इससे होता क्या है, जमीन में चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं, जिससे शैल चटक जाती है, चटक यानी टूट जाती है, अपक्षय होता है वहाँ, ठीक है ना। मनुष्य द्वारा क्या होता है? मानव क्या करता है? सुरंग बनाता है, खान खोदता है, वनों को काटता है, इससे भी शैलों में इससे भी शैलें जो होती हैं विघटित हो जाती हैं, शैलों में अपक्षय होता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर से एक बार आपसे गुजारिश करता हूं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।